आवाज आ रही है आप लोगों को? जी। जिस ठीक है जी, फिर हम ये जो नेक्स्ट चैप्टर है अल्कोहल फिनोल एंड ईथर, इसको देखते हैं। क्योंकि हमारे पास अभी देखें टाइम तो है ही नहीं ना अब। अल्कोहल फिनोल और ईथर, तो कोशिश करते हैं कि जो चीजें कवर हो जाएं उनको तो कवर करें ना। एटलीस्ट ये चैप्टर आज कर लेते हैं, कल एल्डिहाइड का चैप्टर कर लेंगे। जी। सर वो ईटे का टेस्ट है तो साथ में इसका भी करना है। किसका? अल्कोहल फिनॉल ईथर क्या कर लें इसका? 3 चैप्टर्स हो जाएंगे ना। टेस्ट कर लेंगे। जी हाँ, देख तीन लेंगे। चैप्टर्स हो जाएंगे। चलें, वो तो कर लेंगे, बाद की बात है। टेस्ट अभी तो आप ये पढ़ लें तो यही बात है कि अगर आप इतना ये सिलेबस जो है यही कवर कर लें, क्योंकि टाइम आपके पास कम है। अब टेस्ट एक ही दें जाके इस बार पीपीएससी का। टेस्ट डेट क्यों अनाउंस कर दी? टेस्ट डेट आप लोगों को नहीं पता चली? पूरी आवाम, पूरी दुनिया को पता चल गई है। 18 और 16 ये टेस्ट की डेट्स हैं जी। आप कहाँ थी? जी। एक तो मुझे आप लोगों की आवाज ठीक नहीं आ रही है। चलें, वो ठीक होता है नेट तो फिर आ जाएगी क्लियर आवाज, फिर हम बात इसके बारे में। इट मीन्स के डेट एक्सटेंड होने के कोई चांसेस नहीं है, ये कंफर्म डेट है। देखिए, मैं तो पीपीएससी को नहीं चला रहा, पहली बात तो ये। सर वैसे नहीं होना। पिछली दफा भी जो किया था पीपीएससी किसी की नहीं सुनता, ये अपनी ही करते हाँ, हैं। वही मैं तो आपसे इन्होंने कह कुछ रहा नहीं हूँ। किया। तो मैं नहीं चला रहा पीपीएससी को, और ना ही आप चला रहे हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ठीक है, ये एक अदारा है, गवर्नमेंट का अदारा है ये। तो इसने अपनी ही करनी है, आपकी या हमारे सुनने से, हमारे कहने से इसे कुछ नहीं होगा। ठीक है जी। तो अभी कोशिश करें फिजिकल केमिस्ट्री को कर लें। फिजिकल केमिस्ट्री के लेक्चर मैं आपको सेंड कर दूंगा, वो आप अरेंज कर लें। कल इंशाल्लाह वो सेंड कर दूंगा, और कोशिश कर लें। जी सर, काइंडली फिजिकल के सारे लेक्चर सेंड कर। हाँ जी, वो मैं सेंड कर दूंगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री कर लें अच्छे से। बाकी जो जो मैंने लेक्चर दिए हैं अभी तक वो कवर कर लें। और अगर कोई एक्स्ट्रा एफिशिएंट है तो फिर बाकी मैं आपको एनएमआर, यूवी और आईआर जो है इनकी प्लेलिस्ट सेंड करता हूँ आज ही। ठीक है, वो आप यूट्यूब चैनल है मेरा, उस पे मैंने अपलोड की हुई है। बस वो वक्त मिला था मुझे तो मैंने वो 3 खुशकिस्मती आप लोगों की उधर अपलोड कर दी है मैंने यूट्यूब पे। तो वो वहां से आप देख लीजिए, वो आपको मोर देन इनफ है, किसी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं अगर वो आप अच्छे से सुन लेते हैं। ठीक है जी। यूवी विजिबल, एनएमआर और आईआर, ये 4 स्पेक्ट्रोस्कोपी हैं, ये मैंने उधर अपलोड की हुई हैं ऑलरेडी। तो वहां से हो जाएगी। बाकी करोमेटोग्राफी पर हम एक दिन लगा लेंगे, और देखते हैं फिर क्या सिचुएशन बनती है। सर टाइट्रेशन। हाँ जी, वो भी एक दिन लगा लेंगे उस पर भी। अच्छा, लैक्टिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला भी याद रख लें। लैक्टिक एसिड होता है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड, 2 पर हाइड्रोक्सी लगा होता है। टार्टारिक एसिड का फार्मूला, ये आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। ये फार्मूला पढ़ा है आपने? जी इसको सर, जी ये पढ़ा है। किसका फार्मूला है ये? सर वो एनारोबिक ऑक्सीडेशन होती है ना हमारे जिस्म में, जोलॉजी में पढ़ा मैं था। वो नहीं पूछ रहा आपसे क्या होती है, लेकिन मुझे इसका नाम चाहिए। मेलोनिक एसिड, नहीं, मैलिक सक्सिनिक। एसिड। ऑक्सैलिक एसिड है। ऑक्सालिक एसिड तो ये नहीं नहीं, होता? वो तो सर सी ये डबल मैलिक बॉन्ड एसिड। ओएच, सी डबल बॉन्ड ओएच होता है ना। ये क्या है इसका नाम? एग्जैक्ट किसे सर पता है? सक्सिनिक नहीं है? सर सक्सेनिक एसिड।
एग्जैक्ट जिसे पता है वो मुझे बताए जरा, इसको क्या कहते थे हम? ये आपके पास क्या था? मैलिक एसिड तो ये होता है, ये नहीं था मैलिक सर एसिड, ये सक्सीनिक है, ये कंफर्म। मैलिक एसिड होता है। और ये जो था हमारे पास CH2 C डबल बॉन्ड OH, इसको मैंने मेलानोइक एसिड बताया था, आपको याद हो अगर। ये क्या था? मेलानोइक एसिड था ये, और वो मैलिक। ठीक है, इसका मुझे भी नाम नहीं आ रहा मेरे माइंड में, तो देख लीजिएगा, ठीक है। सर ये सक्सीनिक है। चले वट एवर जो भी है, आपने इसमें से एक हाइड्रोजन हटाना होता है जस्ट, और यहाँ पर एक OH लगा देना है, और यहाँ पर याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। तो ये आपके पास टार्टारिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आप के पास टार्टारिक एसिड बन जाएगा। 2,3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एसिड, ठीक है जी, 1,4 डाई ओइक एसिड। तो ये आपके पास टार्टारिक एसिड बन जाएगा। तो इसके बाद हम इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल की बात करते। देखें, वाटर गैस क्या होती, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये जब मिलते हैं 1:2 में तो ये वाटर गैस हो जाती है, ठीक है। तो वाटर गैस जब यूज करवाते हैं आप जिंक और क्रोमियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, क्रोमियम ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड 450 डिग्री टेम्परेचर होता है, और यहाँ पर 200 के करीब जो है आपके पास वो क्या होता है जी, प्रेशर होता है। तो आपके पास मेथनॉल बन जाता है। ये आपके पास कौन सी इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन है जी। यहाँ पर जो कैटालिस्ट है, ये एक टावर है, अगर आपने FSC की बुक में देखा हो ना, तो यहाँ से एक कंप्रेसर लगा होता है, वो इसको रिएक्टेंट को भेजता है कैटलिस्ट टावर में, फिर कंडेंसर में जाता है। कंडेंस, चूंकि ये गैसेस हैं, कंडेंस होकर ये लिक्विड बनेगा, लिक्विड से मेथनॉल आपको मिलेगा, वो आप हासिल करेंगे। और जो रिमेनिंग होगा, यानी जो अनरिएक्टेड पार्ट होगा, वो दोबारा से इस के कंप्रेसर के पास आता है, और फिर से ये अमल चलता जाता है, ठीक है जी। इस तरह से प्रिपरेशन होती है, बहुत आसान है, आप FSC से देख लीजिएगा इसको। तो मेन जो इसमें याद करने वाली चीज है वो ये, इसको आप वाटर गैस बोलते हैं। जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड, और 450 टू 200 डिग्री 200 ATM प्रेशर होता है यहाँ पर, तो ये प्रिपेयर करवाया जाता है। फिर आपके पास आ जाता है एथानॉल। एथानॉल जो होता है ये दो तरीकों से, एक तो मोलेसिस से आप बना सकते हैं, मोलेसिस जो शुगर का रेजिड्यू बच जाता है उसको कहते हैं, और ये दूसरा आप स्टार्च से बना सकते हैं। यहाँ पर इंजाइम को याद रखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, फर्मेंटेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें सर्टेन इंजाइम आप यूज करते हैं, जैसे कि यीस्ट वगैरह हो गई, और इसमें जो टेम्परेचर होता है वो 25 से 35 होता है। ये भी पूछ लिया जाता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है इतना होता है, ठीक है जी। फिर मोर ओवर प्रॉपर एरिएशन डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन इन दी एब्सेंस ऑफ एनी प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव यहाँ पर नहीं होना चाहिए, एरिएशन होनी चाहिए, प्रॉपर एयर होनी चाहिए आपको रिएक्शन करवाने के लिए। अब मोलेसिस से बनवाना है अगर आपने, मोलेसिस क्या होता है, C12H22O11, इसकी हाइड्रोलिसिस करवा दें अगर आप। मोलेसिस जो होता है ये डाया इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है जी, इन्वर्टेज और यीस्ट सब में कॉमन होती है, तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चला जाएगा, ठीक है जी। और ग्लूकोज की अगर आप ब्रेक डाउन करवा दें इन द प्रेजेंस ऑफ जाइमेज एंजाइम, तो ये किस में चला जाएगा, मेथनॉल में चला जाएगा, ठीक है जी, एथेनॉल में चला जाएगा। C2H5 एथेनॉल बनाकर आपको दे देगा। और ये तो प्रोसेस था, आप मोलेसिस से अगर बनाना चाहें, स्टार्च से अगर आप बनाना चाहें, C6H10O5 N, इसके मालिक्यूल्स आप ले रहे हैं, C6H10O5 ये ले रहे हैं अगर आप, तो इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो पहले आपके पास क्या बनता है, स्टार्च है, तो डायास्टेज एंजाइम यहाँ पर यूज होता है, ठीक है। इसकी माल्टेज बनता है, माल्टोज बनता है, वही जो पीछे आप बनाकर आ रहे हैं, मोलेसिस टाइप है, ये भी फार्मूला इसका, क्योंकि तो एक दूसरे के ये आइसोमरिज्म है। तो इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, ये माल्टेज एंजाइम यहाँ पर आप यूज करवाते हैं।
तो इसके नतीजे में ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज की फर्दर आपको पता है जाइमेज एंजाइम जो होता है वो इसकी ब्रेक डाउन करता है, ये आपको एथेनॉल बनाकर दे देता है। ठीक है जी। यहाँ पर आप लोग मुझे बताएं कि जो आपके पास स्टार्च है C6H10O5, इसकी हाइड्रोलिसिस के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए होता है जी, बताएं। डायस्टेज। हाँ जी, डायस्टेज चाहिए होता है। और आपके पास जो मोलेसिस था उसकी हाइड्रोलिसिस के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए होता है, इन्वर्टेज। इन्वर्टेज। और ग्लूकोज के लिए जी, जाइमेज। जाइमेज। और आपके पास जो माल्टोज है उसके लिए माल्टेज एंजाइम चाहिए होगा। ठीक है जी। तो ये आपने याद रख लेना। अब देखें यहाँ से जो आपको अल्कोहल मिलता है वो 12% होता है, और ज्यादा एक्सीड ये नहीं होता, 14% से ज्यादा ये नहीं बनता, क्योंकि इससे ऊपर जो अगर आप चाहेंगे तो ये जो एंजाइम की जो नेचर होती है वो डी नेचर हो जाते हैं, यानी एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वो लॉस हो जाती है। एंजाइम आपको पता है ना एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए यूज होते हैं, और वो एक स्पेसिफिक पीएच और टेम्परेचर एटसेट्रा पर वर्क करते हैं। अगर आप मजीद उससे बनाना चाहेंगे अल्कोहल तो वो नहीं बना पाएंगे। तो 14% मैक्सिमम होता है। फिर आप रीडिस्टिलेशन बार बार डिस्टिलेशन करवाते हैं और 95% आप हासिल कर लेते हैं। इसको क्या कहते हैं आप, रेक्टिफाइड सेपरेट ऐसे। तो इसकी अगर आप दोबारा से रीडिस्टिलेशन करवा दें रेक्टिफाइड की इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, या हाँ जी कैल्शियम ऑक्साइड यूज कर सकते हैं आप, तो दोबारा से कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में करवा दें तो आपको 100% जो अल्कोहल मिल जाता है। उसको आप क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट अल्कोहल। ठीक है जी। कैल्शियम ऑक्साइड के साथ इसका रिएक्शन करवा दें तो आपको एब्सोल्यूट अल्कोहल मिल जाता है। इसके बाद डी नेचरिंग, बाज़ औक़ात ना लैब में जो अल्कोहल पड़ी होती है वो स्टूडेंट्स जो होते हैं शरारती किस्म के वो उसको यूज कर लेते हैं ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, प्योर अल्कोहल को ना, जो ये वैसे देते नहीं है। जो बीएस के स्टूडेंट है उनको तो नहीं मिलती है, क्योंकि हो सकता है मे भी वो इन्हें यूज कर लें। ये सिर्फ एमफिल या पीएचडी वालों को प्योर अल्कोहल मिलती है। आपने जितने भी आज तक एक्सपेरिमेंट किए हैं शायद ही आपको एथेनॉल प्योर कभी मिली, और मिलती ही नहीं है, वैसे डीनेचर्ड फॉर्म में मिलती है। यानी उसको अवॉइड करने के लिए 10% उसमें मेथनॉल डाल दिया जाता है ताकि ये ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल ना हो पाए। तो उसको डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल कहते हैं। इस काम के लिए इसको मेथिलेटेड सिपरेट भी बोलते हैं आप। और इस काम के लिए आप पिरिडीन एसीटोन की क्वांटिटी भी डाल सकते हैं, पिरिडीन और एसीटोन की क्वांटिटी भी आप इसमें डाल सकते हैं जी। ठीक है। अब ये मेथड थे, हमने देखे डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल देख लिया, प्रिपरेशन देख ली। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की मैं अगर आपसे बात करूं तो जो स्मॉलर वाले मॉलिक्यूल्स है ना, स्मॉलर वन, वो सोलबल होते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जैसे जैसे लार्जर मास बढ़ता जाता है, आपको पता है OH ग्रुप तो एक ही है, वो बेचारा क्या करे, OH तो एक ही है, लेकिन ये जो चेन है कार्बन कार्बन चेन ये बढ़ती जा रही है, यानी नॉन पोलर पार्ट इंक्रीज होता जा रहा है, और सोलबिलिटी क्या होती जाएगी जी, वाटर में डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है जी। तो जैसे जैसे रेंज बढ़ती जाती है सोलबिलिटी इनकी डिक्रीज होती जाती है। इसके बाद हम रिएक्शंस की बात करें तो मैंने दो तरह के रिएक्शन आपको पहले भी कभी जिक्र किया था अल्केन के चैप्टर में, लेकिन अभी दोबारा से सुन ले। NOC, ये मैं इस तरह से इसको याद रखता हूँ, NOC, यानी जब भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो OC वाला बांड टूटेगा, NOC। आप यूनिवर्सिटी में अगर एक्सचेंज करें, कोई जिला यानी तब्दील करें डिस्ट्रिक्ट, तो आपको NOC की जरूरत होती है। तो यहाँ से आप याद रखेंगे NOC, यानी न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो OC बांड टूटेगा। अगर इलेक्ट्रोफाइल का तो वो आपको पता है CO बांड टूट जाएगा। ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल का जो होगा तो सॉरी OH बांड टूट जाएगा। क्या, कौन सा टूटेगा,
OH बॉन्ड टूटेगा। ऐसे होता है ना अल्कोहल, ऐसे याद रख लें। ये है जी अल्कोहल। अब न्यूक्लियोफाइल आता है तो वो बॉन्ड टूटेगा, OC का ये टूट गया। अगर इलेक्ट्रोफाइल आता है तो वो बॉन्ड ये टूटेगा, ठीक है। OH वाला इलेक्ट्रोफाइल तोड़ देगा बॉन्ड। ये बातें आपने याद रखनी। अब हम बात करते हैं कि जो अगर NOC रिएक्शन है, इसमें देखें कौन सा बॉन्ड टूटता है, ऑक्सीजन और कार्बन वाला, यानी इसको समझिए जरा। तो ये होगा इस तरह से, ये बॉन्ड टूट गया, पीछे कार्बोकेटाइन जनरेट हो गया। अब स्टेबल प्रोडक्ट कब बनता है, मुझे एक बात बताएं जी। जब सब्सटेंस आपकी क्या हो जी, आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? सर तो आ रही है टर्सरी में आवाज। नहीं बनता। हाँ जी, टर्शरी जो होता है वो स्टेबल प्रोडक्ट होता है। क्या होता है जी? तो टर्सरी में स्टेबल आपका प्रोडक्ट होता है। NOC के लिए, NOC के लिए कार्बोकेटाइन क्या होना चाहिए, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। समझ आई इस बात की कि रेट ऑफ NOC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, 3 डिग्री के, फिर 2 डिग्री के, फिर 1 डिग्री के। क्लियर है जी ये बात? क्योंकि कार्बोकेटाइन बन रहा है तब आपने स्टेबिलिटी चेक करनी। क्या चेक करनी है तब आपने? स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर ये 3 डिग्री के साथ अच्छा रिएक्शन देगा NOC। अगर NOE की बात करें, अब यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट है जो आप लोग समझते नहीं है। NOE सॉरी EOH की बात करें, जरा गौर कीजिएगा इस बात पे। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। अब इस बात को जरा देखिएगा, ये जो मैंने, ये A है और ये B है। A वाली जो सेकेंडरी है, B वाली प्राइमरी है। बताएं किसके साथ अच्छा रिएक्शन होगा? प्राइमरी। प्राइमरी के साथ। ऐसा क्यों जी? प्राइमरी के साथ इसलिए होता है, देखिए नेगेटिव चार्ज को मैंने बताया था नेगेटिव चीजें स्टेबल करती हैं। यहाँ पर पॉजिटिव लगी हुई है 2 ग्रुप, तो कैसे स्टेबल करेंगे? वो तो रिएक्टिविटी इंक्रीज करके रख देंगे उसकी। तो यहाँ पर 1 लगा हुआ है, तो ये इतना ज्यादा इसको डिस्टेबलाइज नहीं कर रहा जितने 2 कर रहे हैं। तो जब भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो उसके लिए ऑर्डर क्या होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। क्लियर है जी सबको? अब इसके हम कुछ रिएक्शन देख लेते हैं जिनमें CO बॉन्ड पहले में तो टूटता है। ये बड़े फेमस रिएक्शन है, आप याद कर लीजिएगा इनको। वैसे ही मैकेनिज्म बताने का टाइम नहीं है हमारे पास, वरना मैं जरूर आपको मैकेनिज्म बताता। देखिए ये अब OH बॉन्ड इसमें टूटेगा, पिरिडीन की प्रेजेंस में होता है। जब भी ये आपको पता है हेलोजन प्रिपेयर करवाने के लिए बेस्ट मेथड था ये बेस्ट मेथड होता है, क्योंकि इससे जो जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, गैसेस मिलती हैं। इथाइल क्लोराइड के अलावा बाकी 2 गैसेस होती हैं, उनको आप इजीली सेपरेट कर सकते हैं। और ये इसलिए आपके पास बेस्ट प्रोडक्ट होता है, सॉरी बेस्ट रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर ये सिर्फ क्लोरीन आकर लग जाएगा। फिर HCl के साथ रिएक्शन, HCl चूंकि एसिड होता है, तो ये आपका इस तरह से रिएक्शन करवा देगा जी। ये भी आपको हेलोजन बनाकर दे देगा। ये वाटर निकल जाएगा यहाँ से, पीछे क्लोरीन यहाँ पर आकर लग जाएगा। इसका तो सिंपल है ना। HCl का क्या होता है, ये ना एसिड होता है, ये देता है H पॉजिटिव, इस पे अटैक करता है और ये निकल जाता है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, बाद में क्लोरीन आकर इधर लग जाता है। तो इस तरह से होता है ये मैकेनिज्म। तो इसके बाद है NH3, सॉरी हाँ जी, NH3 के साथ अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा दें तो ये भी आपको वाटर देगी और साथ साथ क्या होगा आपके पास, अमाइड बन जाएगा। देखें ये भी सेम सिचुएशन है। मैंने आपको एक बात बताई थी, शायद याद हो,
कि FON के साथ अगर कोई हाइड्रोजन लगा हो तो उसकी नेचर क्या होती थी? एसिडिक। तो एसिडिक नेचर है तो ये हाइड्रोजन अटैक करेगा, ये यहाँ पर नेगेटिव आएगा, ये यहाँ से लीव कर जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, अमाइड ग्रुप यहाँ आकर लग जाएगा। क्लियर है जी? तो इस जी तरह से सर। ये मैकेनिज्म होता है इसका। फिर रिएक्शन इन विच OH बॉन्ड क्लीव करता है, जिसमें क्लीवेज होती है उसकी, तो वो है आपके पास C2H5OH प्लस Na ले लें आप। तो यहाँ पर क्या होगा जी, ये जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा, ONA बन जाएगा। ठीक है, सोडियम एथोक्साइड। हाँ जी। फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या काम करता है? ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है, CH3MgBr एसिडिक है, तो ये यहाँ पर आकर अटैक करेगा क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा और वो फास्ट होता है, आपको तो पता है एसिड बेस रिएक्शन फास्ट है। ठीक है जी। इसके बाद ईस्टरिफिकेशन है। अल्कोहल और एसिड का जब भी रिएक्शन होता है तो ईस्टर बनता है। क्या बनता है? ईस्टर बनता है। और ये इसमें से फ्रूटी स्मेल भी निकलती है। ईस्टरिफिकेशन का कोई ऑर्डर बता सकता है कौन से ऑर्डर का रिएक्शन होता है जी? एनीवन? C2 फर्स्ट ऑर्डर। वो हाइड्रोलिसिस का होता है वैसे, जिसकी आप बात बता रहे हैं, इसका सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है ना। एस्टरिफिकेशन का सेकंड ऑर्डर होता है, जिसकी आप बात बता रहे हैं ना, वो आपके पास जब वाटर यूज हो रहा होगा ना, तो वो आपके पास क्या होगा, वो सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। ठीक है, ये बात आप याद रख लें। और ऑर्डर ऑफ एस्टरिफिकेशन ऑफ अल्कोहल कौन सबसे ज्यादा अच्छी एस्टरिफिकेशन देता है जी? 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री? बताएं जरा। जी 1 डिग्री अल्कोहल अच्छा देगा रिएक्शन, 2 डिग्री या 3 डिग्री? हाँ जी 1 डिग्री देगा। अभी हमने पढ़ा है कि यहाँ पर बांड कौन सा टूट रहा था, ये जो है ये वाला बांड टूटता है। इसके बाद ऑक्सीडेशन की बात है, ये बड़े ही आसान और बहुत ही फेमस रिएक्शन है और ये एमसीक्यूज में पूछ लिए जाते हैं। देखें एथानॉल की ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो क्या बनेगा जी? इसकी एथानॉल की ऑक्सीडेशन करवा दें तो क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। नहीं जी, एल्डिहाइड बनेगा ना। जी एल्डिहाइड, फिर उनकी ऑक्सीडेशन हो तो फिर कार्बोक्सिलिक। हाँ जी, एथानॉल बन जाएगा। एल्डिहाइड की टर्म बन सकते हैं। तो अगर आप करवा रहे हैं 2 प्रोपानॉल की, यानी देखें ये तो सीन आपने ऐसे रखना है, 2 प्रोपानॉल मतलब सेकेंडरी अल्कोहल की, इसकी सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं अगर आप, तो देखें ये जो है वाटर निकल आपका ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो ये डेफिनेटली आपका कीटोन बन जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन मीन लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ऐसे जी लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है ना ऑक्सीडेशन, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाने चाहिए, तो वो निकाल दिए आपने। जब भी याद रखें, एक ट्रिक बता रहा हूँ, एक ट्रिक बता रहा हूँ, सुन लें। जब भी रिडक्शन की बात होगी तो 2 हाइड्रोजन ऐड होने हैं, मोस्टली केसेस में 2 हाइड्रोजन यूज हो रहे होते हैं। जब भी ऑक्सीडेशन की बात होगी तो 2 हाइड्रोजन निकल रहे होंगे, बस ये बात याद रखें। जब भी ऑक्सीडेशन का केस होगा 2 हाइड्रोजन निकल रहे होंगे, मोस्टली केसेस में ऐसा होता है अभी भी आपके सामने। लेकिन जो 3 डिग्री अल्कोहल है ना, ये ऑक्सीडेशन प्रेफर नहीं करते। क्यों नहीं करते जी? क्योंकि इनके पास बड़े मजे की बात अभी मैं आपको बता कर गया हूँ जी, कोई बता सकता है मुझे क्यों नहीं करवाते शो? जी
तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो जाती है ना, स्टीरिक बल्कि ग्रुप है। हिंड्रेंस नहीं, इसमें अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, हाइड्रोजन जो निकलने हैं वो ही नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है इसके पास। तो कैसे ये सारा काम होगा? क्या इस कार्बन के पास कोई है अल्फा हाइड्रोजन? नहीं है। तो ये फिर क्या करता है जी? ये एलिमिनेशन को प्रेफर करता है। यहाँ से OH और एक दूसरे कार्बन से H निकलता है तो अल्कीन बन जाती है, याद रख लें। दैट्स वाई ऑक्सीडेशन यहाँ पर प्रेफर नहीं होती। ठीक है जी। फिर डिहाइड्रेशन की बात कर लें तो डिहाइड्रेशन आपने वैसे देखा है, कौन सा मैकेनिज्म मैंने बताया था डिहाइड्रेशन? एनीवन? डिहाइड्रेशन एलिमिनेशन। एलिमिनेशन तो है, E1 है E2 है, बड़ी ये तो डिटेल में बात की गई है जी। देखें इसमें डिहाइड्रेशन में कार्बोकेटाइन बनता है या नहीं बनता है? बनता है। तो ये फिर कौन सा होगा? कार्बोकेटाइन किस में बनता था? E1 में। E1 में। ठीक है जी। तो E1 मैकेनिज्म है। अब देखें, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया आपने ना, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, वो इसको हाइड्रोजन देगा, तो यहाँ से ये निकल जाएगा पीछे, कार्बोकेटाइन बन जाएगा। ऐसे ही भी याद रख सकते हैं आप, कोई मुश्किल तो नहीं है। देखें कोई मुश्किल तो नहीं है। तो कार्बोकेटाइन बन गया है, वाटर निकाल दिया आपने, तो अब इट मींस ये E1 है। याद रखें डिहाइड्रेशन से डिफरेंट प्रोडक्ट मिल सकते हैं अगर टेम्परेचर आप वेरी कर रहे हैं। तो अगर 140 डिग्री रख रहे हैं तो आपको ईथर मिलेगा। क्या मिलेगा? ईथर मिलेगा, डाई इथाइल ईथर। सेम कंपाउंड है, फर्क ये आ गया, डाई इथाइल ईथर एक में मिल रहा है और दूसरे में आपको अल्कीन मिल रही है। तो टेम्परेचर वेरिएशन करने से ये सारा काम होता है। PCl3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हैलाइड बन जाता है, PCl5 के साथ भी हैलाइड बन जाता है। ठीक है जी। अब लुकास टेस्ट होता है जी, एक लुकास टेस्ट जो होता है ये फर्क बताता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में कि क्या डिफरेंस होता है इनमें। तो लुकास रिएजेंट जो आप यूज करते हैं, यहाँ पर जिंक यूज करते हैं और कंसंट्रेटेड HCl लेते हैं। कंसंट्रेटेड होता है, डाइल्यूट नहीं, गलती कभी भी ना कीजिएगा, एमसीक्यूज गलत हो जाएगा। जी सर। और जोन्स रिएजेंट का पूछा गया था, याद है किसी को? क्रोमियम ऑक्साइड वहां पर लेते थे और वहां पर आप डाइल्यूट H2SO4 ले रहे थे और एसीटोन ले रहे थे। क्या ले रहे थे? ये जोन्स रिएजेंट होता है। ये PPSC में लास्ट टाइम पूछा गया। यहाँ कंसंट्रेटेड है। देखिए जो टर्शरी होगा ना अल्काइल हैलाइड, वो इमीडिएटली ऑयली लेयर बना देगा। ठीक है, इसके साथ रिएक्शन करेगा HCl के साथ। अल्कोहल की सॉरी जो टर्शरी अल्कोहल होगा वो इमीडिएटली लेयर बना देगा। जो सेकेंडरी अल्कोहल होगा वो 5 to 10 मिनट लेगा लेयर बनाने में, और जो प्राइमरी होगा वो बनाता ही नहीं, अगर बनाता है तो वो हीट करवाना पड़ता है आपको। ठीक है जी, प्राइमरी अल्कोहल के केस में। तो ये फर्क बताता है आपको 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में कैसे आपने। अच्छा आइडोफार्म का ना मोस्टली स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है कि कौन सा आइडोफार्म देगा और कौन सा नहीं देगा, ऐसा है या नहीं है? क्योंकि यस सर। क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। आज मैं आपको ऐसी ऐसी शानदार ट्रिक बताने जा रहा हूं जिससे आपके सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। देखें आइडोफार्म के साथ ये दो ग्रुप देखने, अगर ये हैं तो वो आइडोफार्म देंगे, अगर ये हैं तो वो आइडोफार्म देंगे, अदरवाइज कोई भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता। समझ आई इस बात की या नहीं आई? कितना आसान कर दिया आप लोगों के लिए। ये दो ग्रुप्स हैं तो आइडोफार्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मिसाल मिसाल के तौर पर अगर कार्बन आएगा या अल्कोहल है तो फिर वो देगा। मैं आपको क्या फारसी में बोला मैंने? आपको वही बात बता रहा हूं। देखें ये अल्कोहल भी है या नहीं? ये कार्बोनिल है, ये कार्बोनिल और अल्कोहल नहीं है क्या? फिर आप लोग बच्चों वाले क्वेश्चन ना किया करें। ठीक है,
तो आपको पता भी, अच्छा स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन क्या पूछ रहे होते हैं, मैं क्वेश्चन मैंने उसका आंसर दिया है कि जी फला ऐसे है और सारा जवाब दे दिया है, फिर वो कंफर्मेशन कर रहे होते हैं कि सर क्या ऐसे है। भाई मैंने ही लिखा है वो बात आपको, तो इट मीन्स कि वो वैसी ही होगी। ये ऐसे बच्चों वाले, जैसे बच्चे नहीं होते 9th 10th के सर निशान लगवा दें, तो ये लिख दिया है ना कार्बोनिल और अल्कोहल तो दोनों। अब देखें C2H5, अभी आपको आइडिया भी हो जाएगा एग्जाम्पल से, क्या ये देगा आइडोफार्म टेस्ट या नहीं जी, बताएं। सर देगा। क्यों देगा? देखें इस OH ग्रुप लगाओ। मैंने OH ग्रुप को आप गोली मारे, या फिर ऐसे मैं कर देता अगर आपको इसके साथ ये बता दें, अब ये देगा ये वाला। चलें, आपने कह दिया OH लगा, यहाँ भी तो OH लगा या नहीं लगा हुआ, आपकी बात गलत होगी यहाँ पर तो जी। ये क्यों नहीं देता फिर? तो मैंने आपको जो काम की बात है वो देखें। हाइड्रोजन। हाँ जी, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इसमें। अच्छा ये देखें जरा गौर करें, ये देगा बेंजल्डिहाइड आइडोफार्म या नहीं? नो सर। नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो कंडीशन है, CH3 COO होना चाहिए, या CH3 CHOH बाड, यहाँ पर कोई भी हो हमें फर्क। अब एथेनॉल कैसे देता है देखें, फिर सुन ले अभी। C2H5OH कैसे देता है टेस्ट, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 CHOH एंड H, ये बन गई वही फॉर्म, बन गई फॉर्म जी। समझ आई बात की या नहीं आई? तो जस्ट वो फॉर्म बना लेनी है आपने, अगर वो बनती है तो ठीक है। अब मैं ऐसे करता हूँ C3H7OH, ठीक है, ये CH3, अब आप लोगों ने बताना है जी CH3 CH2 CH2OH जी, ये देगा आइडोफार्म टेस्ट या नहीं? नो सर। क्यों नहीं देगा? हालांकि इसके साथ भी तो OH है, इसके साथ भी तो अल्फा हाइड्रोजन है। देखें आप अल्फा हाइड्रोजन के चक्कर में जाएंगे तो फंस जाएंगे। ये नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? ये हमारी डिजायर फॉर्म नहीं बन रही। यहाँ पर देखे CH2, आगे है CHOH और H, ये CH2 के साथ है। लेकिन मैंने तो आपको क्या बताया CH3 का, मैंने आपको क्या बताया था CH3 का। आई थिंक आपको ये आइडोफार्म की केमिस्ट्री क्लियर होगी होगी कि कौन सा टेस्ट देता है और कौन सा नहीं देता है, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहती है इस बात की। तो दो बातें मैंने, दो फॉर्म बताएंगे, वो याद कर लें, आपकी ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगी। इसके बाद अगर मेथनॉल एथेनॉल में डिफरेंस करना है आपने, तो आइडोफार्म टेस्ट, आइडोफार्म में होता क्या है, आयोडीन लेते हैं, साथ NaOH ले रहे होते हैं आप, ये लेते हैं और इसमें आइडोफार्म बन जाती है इस तरह से, और साथ आपका कोई ना कोई साल्ट बन जाएगा, ठीक है, साथ क्या बन जाएगा, कोई ना कोई साल्ट बन जाएगा, आइडोफार्म और साथ कोई ना कोई साल्ट बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो ये आपने याद रख लेना है जी, आइडोफार्म प्लस साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसके बाद मेथनॉल इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर फैट्स ऑयल्स पेंट्स वार्निशेस, इट्स आल्सो यूज्ड एज एंटी फ्रीज, ये एंटी फ्रीज के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। इन रेडिएटर्स ऑफ ऑटोमोबाइल फॉर डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल, ये डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल में। और एंटी फ्रीज बड़ा MCQ पूछा जाता है, कौन सी चीज है एंटी फ्रीज, तो कौन सी चीज है जी, मेथनॉल है एंटी फ्रीज, मेथनॉल है एंटी फ्रीज, ठीक है। इसके बाद एथेनॉल जो होता है ये प्रिजर्वेटिव, एथेनॉल जो होता है ये प्रिजर्वेटिव, एज अ प्रिजर्वेटर इस्तेमाल होता है जी, ये प्रिजर्वेटिंग करने के लिए, चीजों की हिफाजत करने के लिए, बायोलॉजिकल स्पीशीमेंस जो होती है ना, वो इसमें रखी जा सकती हैं और ये इनकी हिफाजत कर सकता है, ठीक है।
तो आप लोग दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करें, ये फिनोल वाला रहता है, मैं ये भी आपको खत्म करवा देता हूँ, इसकी भी हम खत्म शरीफ इसका भी पढ़ लेते हैं जी।